So, multiple dosing doses regimen. Myself, Dr. Shilpi Prasad. I am Associate Professor at SBITS बिलासपुर छत्तीसगढ़। चलिए आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मल्टीपल डोजिंग का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सिंगल डोज से कोई काम क्यों नहीं हो सकता, हम लोगों को कोई भी ड्रग को मल्टीपल डोज के फॉर्म में क्यों देना पड़ता है। तो कई सारे ऐसे डिजीजेस हैं, क्रोनिक डिजीजेस हैं, जिनको कि हमको मल्टीपल डोजिंग के फॉर्म में देना पड़ सकता है। जैसे आपके कार्डियक डिजीजेज हो गए, कुछ एंटी डायबिटिक्स ड्रग हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गए। तो इन ड्रग्स को हमको क्रोनिक डिजीजेस के केस में मल्टीपल डोजिंग के फॉर्म में देना पड़ता है, या फिर हमको उनको आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में देना पड़ सकता है। ठीक है, क्यों देना पड़ता है? ताकि एक प्लाज्मा ड्रग लेवल मेंटेन हो सके। किस रेंज में? थेरापेटिक रेंज में, जिसको कि थेरापेटिक विंडो भी बोलते हैं। थेरापेटिक रेंज में मेंटेन होना चाहिए प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। दैट मीन्स वो उसको मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के नीचे होना चाहिए। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर होगा तभी वो असर करेगा, और टॉक्सिक कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। ठीक है, इस तरीके के ड्रग्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनको कि हमको मल्टीपल डोजिंग के फॉर्म में देने की जरूरत है। ये आपके एंटीबैक्टीरियल्स हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक्स जैसे एंटी डायबिटिक्स ड्रग हो सकते हैं। आपके घर में भी ऐसे कई सारे पेशेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग या ऐसे कोई पेशेंट हो सकते हैं जिनको कि आपने देखा होगा कि डेली मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन या फिर हाइपरटेंशन की मेडिसिन उनको डेली लेनी पड़ती है। ताकि क्यों डेली लेनी पड़ती है और एक फिक्स टाइम इंटरवल पर क्यों लेनी पड़ती है? ताकि उनका जो कंसंट्रेशन है, जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है उस ड्रग का, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन हो सके। आइए इसके बारे में हम और बात करते हैं। ये डोजेज रेजिमेंट तय कर सकते हैं हम। डोजेज रेजिमेंट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक ऐसा डोजेज रेजिमेंट हमको बनाना है किसी भी ड्रग के लिए, ताकि एक करेक्ट प्लाज्मा लेवल पहुंच सके। एक ड्रग का जो एक करेक्ट प्लाज्मा लेवल है वहां तक पहुंच सके, जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव ना हो, ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, और ड्रग का ना ही एक्यूमुलेशन हो। क्योंकि अगर ड्रग ज्यादा एक्यूमुलेट कर गया आपकी बॉडी में, ठहर गया, रह गया या ज्यादा जमा हो गया, तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। सो ड्रग एक्यूमुलेशन भी ना हो, ना ही ड्रग के जो लेवल है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, उसमें ना ही ज्यादा उतार चढ़ाव हो। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थेरापेटिक विंडो। दैट मीन्स कि वो MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में रहे। इसके ऊपर न जाए, ना ही इसके ऊपर ना ही इसके नीचे। इस रेंज की बात करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज थेरापेटिक विंडो और थेरापेटिक रेंज। इसको हम लोग थेरापेटिक विंडो या थेरापेटिक रेंज बोलते हैं। डोजेज रेजिमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है, एक मैनर है जिस तरीके से हम ड्रग को लेते हैं। ड्रग को हम कैसे लेते हैं? किसी पर्टिकुलर रूट से लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें आती है कि हम किस रूट से ड्रग को ले रहे हैं, फिर कितना हम अमाउंट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोज साइज। कितना अमाउंट ड्रग का ले रहे हैं, दैट इज डोज साइज। उसके बाद कितने टाइम इंटरवल पे ले रहे हैं, कितने कितने गैप पे ले रहे हैं टाइम इंटरवल पे, दैट इज कॉल्ड एज डोजिंग इंटरवल। ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम डोजेज रेजिमेंट को तय करते हैं। तो डोजिंग इंटरवल कितना होना चाहिए, डोज कितना होना चाहिए, और किस रूट से लें, ताकि वो ड्रग जो है वो थेरापेटिक रेंज में इंटायरली, जब तक उसका थेरापेटिक इफेक्टिवनेस कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो मेंटेन रहे। इट शुड बी मेंटेन इन द थेरापेटिक रेंज और एट अ स्टेडी स्टेट लेवल ड्यूरिंग इट्स इंटायर थेरापी, ड्यूरेशन ऑफ थेरापी। पूरी थेरेपी के दौरान वो एक थेरापेटिक विंडो में ही रहे। ठीक है, इससे ना ऊपर जाए ना नीचे आए। सो दीज थ्री पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि कौन कौन से मेन पैरामीटर्स हैं। तीन पैरामीटर्स में दो मेन पैरामीटर्स हैं आपके। एक तो डोज साइज, दैट मीन्स कितना अमाउंट आपने ड्रग का लिया है। दूसरा है कि कितने बार आप ड्रग को ले रहे हो, दैट इज डिनोटेड एज टॉ। आप यहाँ देख सकते हो ये टॉ लिखा हुआ है, दिस इज डिनोटेड एज द डोजिंग इंटरवल। दिस इज कॉल्ड एज डोजिंग इंटरवल। कितनी बार आप, कितने टाइम इंटरवल पे आप डोज को ले रहे हो। जैसे हर 6 घंटे पे टर इन डाई बोलते हैं, दैट मीन्स 3 टाइम्स अ डे। या BID बोलते हैं, बिस इन डाई, दैट मीन्स 2 टाइम्स अ डे। OD बोलते हैं, दैट मीन्स वंस अ डे। तो आप कितनी बार ड्रग को लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन द डोजिंग इंटरवल टॉ। ओके, और साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज साइज, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट इज टेकन, कितना ड्रग को लेना है वो। चलिए अब ये देखते हैं कि ये डोज साइज कितना महत्वपूर्ण है डोजेस रेजिमेंट को तय करने में। तो थेरापेटिक रिस्पांस एज वेल एज टॉक्सिक रिस्पांस दोनों आपके डोज साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपने डोज साइज ज्यादा ले लिया तो क्या होगा कि वो टॉक्सिक रेंज में चला जाएगा, और साथ ही साथ उसमें फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा होंगे। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है रेशियो बिटवीन सी मैक्स एंड सी मिनिमा।
प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अपॉन मिनिमम प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ये रेशियो भी ज्यादा होगा, फ्लक्चुएशंस ज्यादा होगा अगर डोज साइज ज्यादा हो सकती है, मतलब अगर डोज साइज ज्यादा है दैट मींस कि देयर मे बी मोर टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको डोज साइज को कितना रखना है। ठीक, अब आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि डोजेस हमने लिया एट फिक्स टाइम इंटरवल, यहाँ पे डोजिंग इंटरवल टॉ दैट इज फिक्स्ड, you can see here this tau is fixed, after a fixed time interval we are taking the dose, multiple dosing का केस चल रहा है तो हम बार बार डोज को ले रहे हैं। ओके, फिक्स टाइम इंटरवल पे हम ड्रग को ले रहे हैं। अब तीन तरीके से हमने ड्रग को लिया है। पहली बार जो है स्मॉलर डोज लिया है। आप ये पहला केस देख सकते हो जो नीचे वाला जो ग्राफ है, दिस इज द फर्स्ट केस, यू कैन सी दिस इज द सेकंड केस एंड दिस वन इज द थर्ड केस। इन द फर्स्ट केस वी हैव टेकन वेरी स्मॉलर डोज, बहुत ही कम डोज ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमम डोज से कम ले रहे हैं। अब क्या होगा, ये देखिए आपका थेरापेटिक रेंज कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज MEC, दिस इज MSC, दैट मींस दिस इज मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड दिस इज मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। आपका ड्रग इसी रेंज में रहना चाहिए तभी वो थेरापेटिकली एक्टिव होगा। दिस रेंज इज कॉल्ड एज थेरापेटिक रेंज। ठीक, अब पहला डोज, पहले तरीके से जो हमने ड्रग को लिया दैट मींस जो पहला डोजेज रेजिमेन है जिसमें हमने डोज साइज को कम रखा, आप उसमें देख सकते हैं कि ये किस रेंज में जा रहा है, सब थेरापेटिक रेंज में, दैट मींस इट इज नॉट इफेक्टिव। आप इस डोज साइज को अगर लोगे तो ये काम ही नहीं करेगा आपकी बॉडी में, इट इज कॉल्ड एज सब थेरापेटिक रेंज। कई बार ऐसा होता है ना, मम्मी पिताजी लोग बोलते हैं कि नहीं कम खाओ ना, इतना दवाई नहीं खाना चाहिए, बट आपको एक फार्मासिस्ट की तरह समझाना पड़ेगा कि जो ऑप्टिमम डोज है उतना खाना पड़ेगा, तभी जा करके वो थेरापेटिक रेंज में रहेगा। अदरवाइज वो सब थेरापेटिक रेंज में रहेगा और हम दवाई खाते भी रहेंगे तो भी उसका असर नहीं होगा। तो ये चीज आपको एज अ नोन पर्सन, एज अ नोन टू फार्मेसी, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो डोज दिया गया है उतना खाना चाहिए। सो अब हमने स्मॉलर डोज लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस कम है, दैट मींस द रेशियो बिटवीन C मैक्सिमम and C minimum that is less, minimum fluctuations, but it is ineffective therapeutically, ये effective नहीं है, therapeutically effective नहीं है। Why? Because it is under the therapeutic range, सब therapeutic level में है। दूसरा केस देखते हैं जब आपने optimum dose लिया है, एकदम correct dose लिया है, जितना बोला गया था उतना ही लिया है। Now you can see it is in the therapeutic range, ये आपको दिखेगा कि MEC और MSC मतलब minimum effective concentration and maximum safe concentration के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि it is in the प्रॉपर थेरापेटिक रेंज, ये बहुत अच्छे से अपना थेरापेटिकली इफेक्टिवनेस शो करेगा। तीसरा केस देखते हैं जब आपने लार्जर डोज लिया, दैट मींस मोर देन द ऑप्टिमम डोज। सपोज कि आपको बोला गया था क्रोसिन खाने 500 mg का, आपने खाया डोलो। ओके, डोलो खाया, दैट मींस डोलो का आपको मालूम है जो डोलो मार्केटेड प्रिपरेशन है दैट इज ऑफ 650 mg पैरासिटामोल, तो आपने खाया ज्यादा डोज। अब उससे क्या होगा ये देख लेते हैं। लार्जर फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस विल बी मोर, फ्लक्चुएशंस मतलब द गैप, द रेशियो बिटवीन द C max and C minima, this is the maximum concentration, this is the minimum concentration। ठीक है, तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन आप यहाँ देख सकते हो कितना है और मिनिमम कंसेंट्रेशन कितना है, तो ये गैप बढ़ गया एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे देखिए ये गैप कम था, ये गैप आपका यहाँ पे कम था, बट ये गैप यहाँ पे बढ़ गया, ये गैप काफी बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा अगर आप लार्जर डोज लोगे तो। उसके अलावा टॉक्सिक लेवल में चला गया है, ये मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन के ऊपर चला गया है, सो इट गोज अंडर द टॉक्सिक रेंज। तो आप देख सकते हो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है डोज साइज, दैट इज कि आपको कितना लेना चाहिए, ऑप्टिमम डोज ही लेना चाहिए। अगर आपने ज्यादा लिया तो भी प्रॉब्लम है, कम लिया तो भी प्रॉब्लम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डोजिंग फ्रीक्वेंसी, कितनी बार लेना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खास करके डॉक्टर्स के लिए जो कि ये सोचते हैं कि कितनी बार देना चाहिए दवाई बोलो खाने के लिए। हाउ दैट डिपेंड्स ऑन द हाफ लाइफ, ड्रग का हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोगों को पता है हाफ लाइफ क्या होती है, मतलब 50% ड्रग जितनी देर में डिग्रेड कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज इट्स हाफ लाइफ। सो डोज इंटरवल दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। अगर आपने इंटरवल को बढ़ा दिया, सपोज ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द डोज इंटरवल दैट इज नोटेड एज टॉ। तो टॉ कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ लाइफ, ऑप्टिमम डोजिंग इंटरवल शुड बी इक्वल टू हाफ लाइफ। लेकिन अगर आपने इससे कम किया या इससे ज्यादा किया तो क्या होगा, ये आपके सी मैक्स, सी मिनिमम और एवरेज प्लाज्मा कंसेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। आइए इस फिगर से देखते हैं समझते हैं। तो आप तीन केसेस देख सकते हैं यहाँ पर। पहला केस है जबकि डोजिंग इंटरवल हाफ लाइफ से ज्यादा है, ड्रग की हाफ लाइफ से डोजिंग इंटरवल ज्यादा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो ड्रग की हाफ लाइफ 6 घंटे है और आपने उसको बोल दिया कि आप 8 घंटे पे खाइए,
ड्रग को 8 आवर्स पे एवरी 8 आवर्स लीजिए। अब क्या होगा कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑलमोस्ट हो गया ड्रग का, तब आपने दूसरा डोज लिया, फिर ये बेचारा अभी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन पे पहुंचा ही था कि पूरा निकल गया, तब जाके आपने तीसरा डोज लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रग कभी भी इस रेंज में नहीं आ रहा है। कौन से रेंज में? थेराप्यूटिक रेंज में नहीं आ रहा है। ड्रग का लेवल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है वो थेराप्यूटिक रेंज में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टाइम बहुत बढ़ा दिया है, मोर देन हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ से ज्यादा कर दिया। सो लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, भले आपको कम बार खाना हो, जैसे 24 घंटे में आपको अगर बोला जाए तो कितनी बार दवाई खाओगे? अगर आपको 8 घंटे के लिए बोला गया हो तो 8 घंटे पे लेने बोला गया हो तो आप 3 बार खाओगे, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब क्या हुआ कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई है, आपने डोजिंग इंटरवल को बढ़ा दिया तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन थेराप्यूटिकली ये अनसक्सेसफुल है, क्योंकि ये सब थेराप्यूटिक रेंज में ही रह गया, ये इसके ऊपर गया ही नहीं, थेराप्यूटिक रेंज में आया ही नहीं, ये यही यही रह गया। और दूसरा, फ्लक्चुएशंस इसमें ज्यादा है। आप ये मार्क करोगे यहाँ पर कि फ्लक्चुएशंस मतलब क्या है? द रेशियो बिटवीन सी मैक्स एंड सी मिनिमा। तो सी मैक्स वर्सेस सी मिनिमा आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन और मिनिमम कंसेंट्रेशन के बीच का जो गैप है ये आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। दूसरा केस लेते हैं जबकि आपने एकदम ऑप्टिमम डोजिंग फ्रीक्वेंसी रखा है, दैट मीन्स कि द टॉ इज इक्वल टू टी हाफ, हाफ लाइफ के बराबर आपने रखा। मतलब आप, डॉक्टर साहब ने बोला आपको कि आपको एवरी 6 आवर्स यू हैव टू टेक द मेडिसिन, दैट मीन्स इन 24 आवर्स यू हैव टू टेक 4 टाइम्स द मेडिसिन, यू हैव टू टेक 4 टाइम्स। पहले आपको 3 बार लेना था, अब आपको 4 बार लेना है। बट नाउ this is therapeutically successful. You can see it is coming inside the therapeutic range between MEC minimum effective concentration and MSC maximum safe concentration. इसके बीच में आ रहा है, तो ये आपका therapeutically successful dosage regimen है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में बहुत जल्दी पहुंच गया। स्टेडी स्टेट मतलब कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर रहा है। अब सी मैक्स का एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन हो रहा है और सी मिनिमम भी एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन कर रहा है। तो ये स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन में भी बहुत जल्दी पहुंच गया एंड इट इज इफेक्टिव, थेराप्यूटिकली इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट इज इन द थेराप्यूटिक रेंज। तीसरा केस लेते हैं जब आपने क्या किया कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या किया? आपने बोला कि जल्दी जल्दी लो, एवरी 4 आवर्स। डॉक्टर साहब ने बोल दिया हर 4 घंटे पे मेडिसिन को ले लीजिए। अब अगर 4 घंटे पे आप अगर मेडिसिन को ले रहे हो, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स यू आर टेकिंग द ड्रग in daily per day? Six times you are taking the drug. So every six times, that means dosing frequency is increased but dosing interval is decreased. So high dosing frequency, now you can see the fluctuations मतलब the ratio between C max and C minimum। यहाँ पे देखिए ये गैप कम हो गया है। So lesser fluctuation is less, but ये थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस भी शो करेगा बट टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम सेफ कंसेंट्रेशन के ऊपर चला गया है। आप यहाँ देख सकते हो अब ये टॉक्सिक रेंज में चला गया है। तो तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है? डोजेज रेजिमेन तय करने के समय आप कैसे तय करोगे कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? डोजिंग फ्रीक्वेंसी या डोजिंग इंटरवल जो है, डोजिंग इंटरवल शुड बी इक्वल टू हाफ लाइफ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाफ लाइफ के बराबर होना चाहिए एंड देयर शुड बी ऑप्टिमम डोज साइज, जो डोज साइज होना चाहिए वो ऑप्टिमम होना चाहिए। So there should be a proper balance between dose size and dosing frequency, तभी आप एक proper dosage regimen तय कर पाओगे। और ये हमारा desire मतलब हमारा objective क्या है? To attain steady state concentration in the therapeutic range, minimum fluctuations, to attain steady state concentration and to ensure the therapeutic efficacy and safety of the patient. सेफ्टी ऑफ द पेशेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको डोजेज रेजिमेन को तय करना है। अगर आप लार्जर डोजेज लोगे, ज्यादा अमाउंट दोगे, अगर ड्रग का लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी दोगे, दैट इज नॉट डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। लेकिन स्मॉलर डोजेज लोगे, मोर फ्रीक्वेंटली दोगे अगर, तो दैट विल रिजल्ट इन स्मॉलर फ्लक्चुएशंस। वो फ्लक्चुएशंस को थोड़ा जरूर कम करेगा, स्मॉलर डोजेज मोर फ्रीक्वेंटली। ओके। और जिस ड्रग का सपोज करिए कि नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है, जैसे डिगॉक्सिन, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स मतलब दैट इज अ वेरी पोटेंट ड्रग, उसका जरा सा भी डोज इंक्रीज होगा तो वो टॉक्सिक रेंज में जा सकता है। सो इट हैज गॉट ए वेरी नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। तो इसमें आप डिगॉक्सिन को स्मॉल डोजेस में दे सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि डिगॉक्सिन की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसको उसकी हाफ लाइफ से कम में भी लेकिन स्मॉल डोजेस में दे सकते हो, ताकि लीस्ट फ्लक्चुएशंस हमको मिले, फ्लक्चुएशंस कम मिले, है ना। और कांस्टेंट रेट इन्फ्यूजन जैसा होता है, मतलब आईवी इन्फ्यूजन जैसा जो होता है या फिर कंट्रोल रिलीज सिस्टम जैसा होता है, हमको वैसा ही कुछ इसमें भी थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस मिले, ठीक है। तो डिगॉक्सिन के केस में एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको हाफ लाइफ से कम इंटरवल पे देते हैं। मतलब जो डोजिंग इंटरवल है दैट शुड बी लेस देन
टी हाफ इन केस ऑफ डिगॉक्सिन, ये आपके लिए एक एक्सेप्शनल केस है और इसका जो डोज है, डोज भी स्मॉलर डोजेस में हम इसको देंगे, स्मॉल डोजेस एंड डोजिंग इंटरवल शुड बी लेस देन द टी हाफ। सो आप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि द डोज साइज एंड द डोजिंग फ्रीक्वेंसी और द डोजिंग इंटरवल, these are very important things to decide the dosage regimen। डोजेज रेजिमेन को तय करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ द ड्रग इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग मल्टीपल डोज रेजिमेन। ठीक है, ये आईवी बोलस का केस है और आईवी बोलस में डोजिंग इंटरवल जो रखा गया है एक हाफ लाइफ के बराबर रखा गया, मतलब जो ऑप्टिमम माना जाता है डोजिंग इंटरवल शुड बी इक्वल टू टी हाफ, तो एक हाफ लाइफ के बराबर रखा गया है। चलिए देखते हैं कि कितने हाफ लाइफ के बाद ड्रग ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पे हमने पहला डोज दिया, उसके बाद जस्ट हाफ लाइफ उसका कंप्लीट हुआ, दैट मींस एक डोजिंग इंटरवल हुआ, उसके बाद हमने दूसरा डोज दिया। अब ये दूसरा डोज आप पूछ सकते हो कि x0 प्लस हाफ x0 कैसे हुआ। इनिशियली हमने x0 दिया था लेकिन 50% ड्रग डिग्रेड हो गया होगा हाफ लाइफ के बाद, तो हाफ x0 यहाँ पे बच गया। अब चूंकि ये बचा हुआ है, इसके ऊपर से हमने यहाँ पे दूसरा डोज ले लिया है x0 अमाउंट का, तो x0 अमाउंट प्लस हाफ ऑफ x0 जो नीचे आपका दिया हुआ है ये दोनों जुड़ गया। ठीक है, अब ये आपका इनिशियल डोज मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन हो गया जस्ट आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट सेकेंड डोज। दिस इज वन इज द फर्स्ट डोज, दिस इज द सेकेंड डोज। तो सेकेंड डोज के बाद आपका कंसेंट्रेशन इतना हो गया, ड्रग में प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन, सॉरी प्लाज्मा में ड्रग का कंसेंट्रेशन कितना हो गया x0 प्लस हाफ ऑफ x0। अगेन आफ्टर वन हाफ लाइफ कितना होगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हो हाफ प्लस 1/4 x0 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये x0 का हाफ हो गया प्लस 1/4। उसके बाद फिर हमने इस पे x0 एक और थर्ड डोज ले लिया। ठीक है, मल्टीपल डोजिंग की बात हो रही है, आईवी बोलस डोज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने थर्ड डोज लिया x0, तो नाउ इट शुड बी एडेड टू दिस वन, इसके ऊपर ये हमने x0 लिया। तो अब आप देख सकते हो हाफ और 1/2 प्लस 1/4 तो है ही, उसके ऊपर से एक 1 भी यहाँ पर जुड़ गया, दैट मीन्स इट इज एडिंग अप। इसी तरीके से ऐड होते होते, इस प्रिंसिपल को भी याद रखिएगा, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, मतलब उसमें जो आपने पहले लिया था प्रीवियस डोज के ऊपर जितना बचा उसके ऊपर से एक्स्ट्रा जो डोज ले रहे हैं वो एड अप होते जा रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना कंसेंट्रेशन है यहाँ पर उसका हाफ हो जाता है और हाफ के ऊपर एक x0 जुड़ते जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। 5 हाफ लाइफ के बाद 1 2 3 4 एंड 5, आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स, मतलब आपके 5 हाफ लाइफ्स के बाद यहाँ पे देख सकते हो 5 टॉ लिखा हुआ है, दैट मीन्स 5 टाइम्स डोजिंग इंटरवल। यहाँ डोजिंग इंटरवल किसके बराबर है, हाफ लाइफ के बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 हाफ लाइफ के बाद अल्टीमेटली जो सी मैक्स होता है वो कितना हो जाता है, तो अल्टीमेटली दिस डोज बिकम्स ट्वाइस ऑफ x0 ना, ट्वाइस ऑफ x0 हो जाता है, मतलब इनिशियल डोज जो आपने लिया था उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाता है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये ट्वाइस नहीं आता है, ये 1.96 आता है, 1.96 आता है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कि ये ट्वाइस है। और जो लोअर डोज है, दैट मीन्स जो मिनिमम डोज है इसका, वो कितना हो जाता है, वो इक्वल टू x0 हो जाता है। और ये भी आप अगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आप इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा 0.96। ठीक है, 0.96 ऑफ x0, दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बट इट इज नियरली इक्वल टू 1। तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि जब स्टेडी स्टेट कंडीशन पहुंच जाती है आईवी बोलस के केस में, तो उस समय मैक्सिमम कंसेंट्रेशन हो जाता है ट्वाइस ऑफ द इनिशियल डोज एंड द मिनिमम कंसेंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डोज। तो ये आपका लोडिंग डोज नहीं, डोजेज रेजिमेन के बारे में मैंने आपको आज बताया है, और इसमें हमने बताया कि कैसे डोजेज रेजिमेन को हम तय करेंगे और कितने हाफ लाइफ्स के बाद इन केस ऑफ आईवी बोलस हाउ मेनी हाफ लाइफ्स इट विल टेक फॉर अटेनिंग द स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन। थैंक यू।